वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको एमएससी प्रीवियस फिजिक्स का जो टॉपिक पढ़ा रही थी वो है वेरिएशन मेथड। क्वांटम मैकेनिक्स का ये एक टॉपिक है जिसका हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हमने दो थ्योरम्स पढ़ ली थी जो वेरिएशन मेथड से रिलेटेड है। साथ ही हमने उसको वेरिएशन मेथड को का जो प्रोसीजर है उसको कैसे फॉलो किया जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसका एक एग्जाम्पल समझेंगे किस तरीके से ये अप्लाई किया जाता है। तो जिस तरीके से मैं वापस से एक बार प्रोसीजर वापस से दोहराऊंगी। हम क्या करते हैं, वेरिएशन मेथड में सबसे पहले एक सूटेबल फंक्शन को चूज करते हैं जिसको हम ट्रायल फंक्शन नाम देते हैं। ये आपका एक ट्रायल फंक्शन हम सबसे पहले उसको सपोज करते हैं। और ये जो ट्रायल फंक्शन है, ये फंक्शन हम किस आधार पर लेते हैं, बहुत सारे जो पैरामीटर्स जिस पर ये फंक्शन डिपेंड कर सकता है उन पैरामीटर्स के आधार पर हम उसको डिसाइड करते हैं। ये पैरामीटर्स को हम नाम देते हैं CI, जहाँ I की जो वैल्यू है 1 से लेकर P तक कोई भी हो सकती है। अब इस वैल्यू को हम जो पहले से प्रायर डिफाइंड इक्वेशन है उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो इक्वेशन भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस इक्वेशन में हम एक बार सब्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हम एनर्जी को मिनिमाइज करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो पैरामीटर्स हमने चूज किए हैं उसके हम dE(phi)/del(CI) वर्कआउट करते हैं और उसको 0 के बराबर पुट करते हैं। 0 के बराबर पुट करके हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं जिससे E(phi) मिनिमाइज हो जाए। मिनिमाइजेशन की कंडीशन हम इसके अंदर P इक्वेशंस हमारी बनती हैं, उनको सॉल्व करके हम फाइंड आउट करते हैं। और इससे मिनिमाइजेशन की कंडीशन से जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो हमारी E0 की अपर बाउंड वैल्यू होती है। और हम उसको एक्चुअल में अगर आपके पास कोई और तरीके से निकाला हुआ है तो हम उससे कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर कंपैरिजन पे वो एनर्जी आपकी सेम आती है तो इसका मतलब जो आपने ट्रायल फंक्शन चूज किया है वो आपका सही है। तो बेसिकली ये वेरिएशन मेथड है। अब इसी मेथड को हम एक हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसके फंक्शंस के बारे में हमारे को ऑलरेडी पता है। तो वेरिएशन मेथड, टू इलस्ट्रेट यूज ऑफ वेरिएशन मेथड वी अप्लाई इट टू हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम। तो हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम का आप सभी जानते हैं जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ जाता है। ठीक है, ये फंक्शन एक्चुअल फंक्शन है जो हम नॉर्मली हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम में वर्कआउट करके निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। हम इससे ही मिलता जुलता एक ट्रायल फंक्शन यहाँ पर वेरिएशन मेथड को समझने के लिए हम उसको ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर चूज करा है phi = A1 एक्सपोनेंट -α(r)/A0। ये मैंने इस आधार पर करा है कि जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो एक एक्सपोनेंट फंक्शन को डिपिक्ट करते हैं और ये R, A0 इन पैरामीटर्स पे वो डिपेंडेंट होता है। तो ये चीजें हमने सपोज कर ली। अब हमारे को नेक्स्ट क्या करना है, हमारे को इक्वेशन 3 में प्लेस करना है। तो इक्वेशन 3 हमारी कौन सी थी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की जिससे एनर्जी निकलती है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, E∝, क्योंकि यहाँ पे अल्फा एक फंक्शन है, वेरिएबल है, तो हम E∝ निकालेंगे जो कि इस तरीके से एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्म में निकल जाएगा, जहाँ पे हमें पता नहीं है ये फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इफ इट इज नॉट नॉर्मलाइज्ड तो हम इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या कहा था कि जब हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा,
उसके लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा, और उसको हम मिनिमाइजेशन कंडीशन इक्वल टू 0 के लिए प्लेस करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, डेल ई बाय डेल अल्फा जो कि 0 के बराबर हो। दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ई इज मिनिमम। इससे हमें ये फायदा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें नॉर्मलाइज फंक्शन चाहिए, हम एक नॉर्मलाइज फंक्शन ले लेते हैं। तो नॉर्मलाइज फंक्शन बनाते हैं। तो फाई को हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो फाई कॉन्जुगेट फाई डी2 इक्वल टू 1। तो इसके अंदर हम सबसे पहले डी2 का मान लगा देते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल्स टू 1, है ना। और फाई का मान हमने ऊपर सपोज किया हुआ है, ये देखिए, ये फाई और फाई कॉन्जुगेट दोनों हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिए, तो मेरे पास कुछ ये फॉर्म आ गया, है ना, इक्वल टू 1। और ये इंटीग्रेट करना है। अब इसका इंटीग्रेशन जो है वो, इसके लिए मैंने क्या यूज किया है, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यूज किया है। 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन करना है, x रेज टू पावर n e टू दी पावर माइनस अल्फा x dx। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो उसका जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होने के बाद जो आंसर आता है, इट विल बी फैक्टोरियल n अपॉन अल्फा रेज टू पावर n प्लस 1। तो हम यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पे x टू दी पावर n की जगह हम r स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर e टू दी पावर माइनस 2 अल्फा a0 इंटू आर बी डी आर। इस तरीके का ये सिमिलर फंक्शंस है। तो उसी प्रकार से हम n की जगह तो लगा रहे हैं 2, तो 2 लगा दिया, और अल्फा की जगह 2 अल्फा अपॉन a0 का होल क्यूब कर दिया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है a0 क्यूब अपॉन 4 अल्फा क्यूब। अच्छा, d2 जो है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के फॉर्म में होता है। ये आपको सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम सारी वैल्यूज को प्लेस करते हैं तो हमारे पास इसका जो पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं। ये वैल्यू प्लेस करने के बाद हमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो a1 का मान आ जाता है जो कि अल्फा क्यूब अपॉन पाई a0 क्यूब का अंडर रूट के फॉर्म में आ जाता है। तो हमने पहला पार्ट कर लिया, हमने इसको फंक्शन को नॉर्मलाइज कर लिया। तो आपका नॉर्मलाइज फंक्शन अब कैसा होगा, फाई बराबर a1 का मान हमने रख लिया कुछ इस तरीके से। ये आपका नॉर्मलाइज फंक्शन हो गया। अब हमारे को क्या करना है, जब फाई नॉर्मलाइज हो गया तो अब हमारे को वो इक्वेशन 3 जो हमने कहा था उसका फॉर्म लेना है, यानी ई अल्फा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फाई कॉन्जुगेट h फाई t2, यानी उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इस फंक्शन को देखें तो फाई जो है वो केवल r पर डिपेंड कर रहा है। हमने कहा था जो भी उसके पैरामीटर्स हैं उसके रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जिससे हम मिनिमम वैल्यू निकाल सके। तो हम क्योंकि इस फंक्शन में देख रहे हैं वो केवल r पे निर्भर कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, h का वो ही हिस्सा लेंगे जो कि r डिपेंडेंट है। तो हैमिल्टोनियन का जो केवल हिस्सा जो रेडियल पार्ट है उसको ही हम काम में लेंगे। तो h रेडियल जो है वो हमारा कितना होता है, माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन r स्क्वायर डेल बाय डेल r इन ब्रैकेट r स्क्वायर डेल बाय डेल r ब्रैकेट क्लोज माइनस e स्क्वायर बाय r। ये चीज हमारे को ऑलरेडी पता है, हैमिल्टोनियन का रेडियल पार्ट है। थीटा वाला पार्ट और थीटा और फाई वाला पार्ट हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। तो अब ये हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब इसके बाद हमारे को क्या करना है, जब हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो फाई का मान रखेंगे और h का मान रखेंगे और इस इंटीग्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करा है ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आपको ई अल्फा का जो मान है, जो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो मिल रहा है वो हमारा ये होगा। तो इसको मैं एक बार आपको आगे नेक्स्ट पेज पे मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिया है उसको आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने क्या करा है,
फाई आपको मैंने बता ही दिया था इस तरीके से, और फाई कॉन्जुगेट को भी मैंने लिख लिया। दोनों फाई और फाई कॉन्जुगेट आपके लिखे हुए हैं, और h मैंने रेडियल माना था तो h की भी वैल्यू मैंने आपको मेंशन कर दी थी। अब मुझे क्या निकालना है, ई अल्फा निकालना है। अब ई अल्फा निकालना है ओवर द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के अंदर हमारे तीनों ही पार्ट होते हैं, फाई भी होता है, थीटा भी होता है और आर भी होता है। तो डी टो जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, डी आर, आर डी थीटा, आर साइन थीटा, डी फाई। ये हमारे किससे हैं, ये हमारे जो आर थीटा फाई जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है उसके आधार पर मैंने लिखा है। जब हम डी फाई को इंटीग्रेट करते हैं तो हम हमेशा 0 टू पाई होल ओवर होल स्पेस जो है वो 0 टू पाई होता है, और उसका जो इंटीग्रेशन आता है इट कम्स आउट टू बी 2 पाई। और जो थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो 0 टू पाई होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 2। तो ये वैल्यूज मैंने, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली काम में ले लूंगी। तो ये वाली वैल्यूज को हम ध्यान रखेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 4 पाई। तो अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या करा, इन वैल्यूज को साइन थीटा डी फाई, इसको तो मैंने अलग से सॉल्व कर लिया और उसकी वैल्यू मैंने लिख दी 4 पाई। लेकिन रेस्ट जो है 0 टू इन्फिनिटी, ये किसका है, आर का है। तो आर वाला हमारा अभी रह गया। तो इंटीग्रेशन में हमने 0 टू पाई इसको सॉल्व कर लिया, 0 टू 2 पाई इसको सॉल्व कर लिया, फाई के लिए और थीटा के लिए, और उसका जो मान है वो हमने यहाँ लिख लिया। इन दोनों का मान तो सॉल्व करके 4 पाई आ गया था, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया फाई कॉन्जुगेट h फाई 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब हमारे पास क्या है, हमें फाई और फाई कॉन्जुगेट का मान रखना है जो मैंने ऊपर लिखा है। तो अब देखो ये दोनों मान हाफ हाफ है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फुल वैल्यू बाहर आ जाएगी। 4 पाई को भी मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये सारा मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन के अंदर केवल एक्सपोनेंट h और ये वैल्यूज ही रह जाएंगी। अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप h की जो मान है, जो मैंने रेडियल मान माना था, उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। बहुत क्लियरली मैंने लिखा है स्टेप बाय स्टेप, और उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हम पहले इस इक्वेशन जो है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये कुछ जो पार्ट है जैसे डिफरेंशिएशन करना है, इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट कर दिया है। डिफरेंशिएशन के बाद आपका इसको मैंने ओपन कर लिया है, और कुछ टर्म्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी ये पहले तो इसको खोल लिया और फिर इसको वापस से इसके डेल बाय डेल आर डिफरेंशिएशन करा है। तो ये डिफरेंशिएशन करने के बाद मेरी ये फाइनल फॉर्म इतना बड़ा सारा आ गया। अब इसके अंदर से मैं इसको स्टेप बाय स्टेप जो वैल्यूज मेरी कॉमन है उनको मैं कॉमन निकालूंगी और अंदर इक्वेशन फॉर्म करूंगी। तो मैंने एक्सपोनेंट -2 अल्फा आर a0, ये -2 क्यों हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 1 था, और यहाँ से मैं इन सारी टर्म्स में से एक्सपोनेंट वाली टर्म क्योंकि कॉमन है वो बाहर निकाल ली। तो अंदर मेरे पास क्या बच गया, ये वाला पार्ट मेरे पास बच जाता है, ठीक है। आप इसको खुद सॉल्व करके देखेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। -e² आर आ रहा है यहाँ पे, है ना। इस चीज का भी ध्यान रखना कि यहाँ पे भी r² है, इससे इसको मत भूल जाना। तभी e² आर आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पर भी r² के कारण आ जाएगा आपका, है ना। और ऐसे ही इसके अंदर भी r² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो जो पार्ट्स हैं वो सारे हमारे यहाँ पर इंक्लूड कर लिए, और dr भी हमारा है। अब इसके अंदर मैंने क्या कराया है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करा है। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तो अब देखो बहुत सिंपल से हो सकता है इंटीग्रेशन सॉल्व। एक बार तो भाई तीनों को अलग अलग कर लिया, इस वाले फंक्शन को मैंने अलग कर लिया, इस वाले को मैंने अलग कर लिया, ठीक है, तीनों को अलग अलग कर लिया। तो अब ये जो है ये वाला भी एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन को टेंड करता है,
ये भी एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन को टेंड करता है और ये भी एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन को टेंड करता है। इन सब तीनों की जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो इससे मैंने लिखी है। तो इसके आधार पर जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है उनकी वैल्यूज लिख दी मैंने, और लिखने के बाद इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये देखो, सिंप्लीफाई करने के बाद जो ई अल्फा का जो मान आपके पास आया है वो ये आ गया। अब ये वैल्यू ही मैंने यहाँ पर लिखी है, वो दिखा देती हूँ। ये लिखी, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये डायरेक्टली लिख दी, लेकिन एक्चुअल में इसको सॉल्व काफी स्टेप्स में जाके करना पड़ता है। अब नेक्स्ट आपके पास ई अल्फा जब आ गया तो मेरे को क्या करना है, जो भी इसका पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में उसको मिनिमाइज करना है। तो मैं डेल ई बाय डेल अल्फा करूंगी, कीपिंग इक्वल टू 0, जिससे मुझे अल्फा का मान आ जाएगा जिसमें ई की वैल्यू मिनिमम हो। तो अल्फा, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएशन करने के बाद अल्फा का जो मान है वो me स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर इंटू a0 आ जाता है। अब a0 का जो मान है ऑब्वियस है, वो हमारे को मालूम है हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम में h क्रॉस स्क्वायर अपॉन me स्क्वायर होता है। अगर उसका मान मैं यहाँ प्लेस करती हूँ तो ये सारी वैल्यूज कट जाती हैं और इसका मान 1 आ जाता है। तो यानी E का जो मान है, जब अल्फा हम 1 रखेंगे तब उसका मान मिनिमम होगा। तो हम इसके अंदर 1 रख देते हैं और E का जो मान है वो -e स्क्वायर अपॉन 2a0 आ गया। अब आपने हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम अगर पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि यही हमारी मिनिमम एनर्जी की जो वैल्यू है हाइड्रोजन एटम में वो यही आती है, और यही आनी भी चाहिए। ये वेरिएशन मेथड से भी यही मिली। तो ये वेरिएशन मेथड से आनी भी चाहिए थी, क्योंकि जो हमने ट्रायल फंक्शन लिया था वो बिल्कुल वैसा ही लिया था जैसा एक्चुअल में आपका फॉर्म है। तो यहाँ लिख भी रखा है मैंने, विच इज एग्जैक्ट रिजल्ट एज इट इंडीड शुड बी बिकॉज वी स्टार्टेड विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ 5। अब इसके अंदर ये भी है कि ये तो हमने ऐसा ही ट्रायल फंक्शन चूज किया जो हमारा एक्चुअल में अवेलेबल था, लेकिन अगर आपको किसी एक प्रॉब्लम में आपको ट्रायल फंक्शन अगर नहीं है तो तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस प्रॉब्लम में हम कोई अदर फॉर्म ऑफ ट्रायल फंक्शन भी लगा सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने कुछ इस तरीके का ट्रायल फंक्शन सपोज कर लिया, इसको उसी तरीके से पहले मैंने नॉर्मलाइज करा, नॉर्मलाइज करने के बाद मैंने उसको इंटीग्रेट करा बिल्कुल उसी तरीके से, तो उससे मेरे को ई अल्फा निकला। ई अल्फा को मिनिमाइज करा जिससे अल्फा का मान 8/9 पाई निकला। 8/9 पाई निकलने के बाद उससे हमने एनर्जी मिनिमम वैल्यू निकाली। तो हम ये देखते हैं कि जो एनर्जी की मिनिमम वैल्यू जो निकलती है ये हमारी उस जो वैल्यू है उससे हायर आती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ट्रायल फंक्शन प्रॉपर चूज नहीं करेंगे तो हमारे को मिनिमम एनर्जी फॉर्म नहीं मिलेगा। तो यही हमारा इस वेरिएशन मेथड का पूरा कंसेप्ट है। अब इसी मेथड से हम एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर सकते हैं, वो है हमारी हीलियम एटम प्रॉब्लम। हीलियम एटम प्रॉब्लम हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन एटम में हमारे एक ही इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन एटम्स हो जाते हैं। तो हम ये प्रॉब्लम भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। थैंक यू।